In this session, we are going to conquer this chapter, which is called as 7 Years War. ये एक वॉर थी जो कि 1756 टू 1763 के बीच में लड़ी गई। यूपीएससी सवाल क्या बनाएगा? यूपीएससी बोलेगा 7 Years War was the first global conflict. Do you agree? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बोलेगा what was its impact on India? हो गया। जिसको आता है वो लिखेगा, जिसको नहीं आता वो वहाँ पे बातें बनाएगा, राइट। और जिसको आता है उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो देखते हैं कि सीन क्या है। 7 Years War 1756 to 1763 is widely regarded as the first global conflict. Why? Because it was fought across multiple continents, including Europe, North America, the Caribbean, India and Africa, and parts of Asia Pacific. समझ रहे हो ना कि 7 Years War को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्यों कहते हैं? इतनी जगहों पे लड़ी गई। और बेसिकली ये फाइट किसके बीच में थी? इट वॉज फाइट बिटवीन दी यूरोपियन पावर्स, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। तो अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाहे वो फ्रांस हो या ऑस्ट्रिया हो, इन्होंने एक गुट बना लिया एंड देवर फाइटिंग अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन एंड पर्शिया। ठीक है। और ये किसके लिए लड़ रहे थे? कॉलोनीज़ के लिए। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि कॉलोनीज को जी क्यूब माना जाता था एक यूरोपियन कंट्री के लिए। जी क्यूब क्या है? इट वॉज अ सोर्स ऑफ ग्लोरी, कि भाई इनके पास अ कॉलोनी है, जितनी बड़ी है उतनी ग्लोरी होगी यूरोप में। इट वॉज अ सोर्स ऑफ गोल्ड फॉर द कंट्री, कि वो जो कंट्री है वहाँ से रॉ मटेरियल लाती थी, माइनिंग वाइनिंग करके मटेरियल्स लाती थी, अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूस्ट करती थी। इसी के साथ साथ गॉड। तो एक एक ऐसी यूरोपियन कंट्री जिसके पास बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो वहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करती थी। तो वो दिखाने की कोशिश करते थे कि हमसे महान क्रिश्चियन तो कोई है नहीं। ठीक है। तो कॉलोनीज़ किसके लिए? ग्लोरी, गोल्ड एंड गॉड के लिए। इन कॉलोनीज़ के लिए सबसे पहला जो क्या कहते हैं लड़ाई हुई, वो थी 7 Years War। अब हम देखते हैं कि 7 Years War क्यों हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, कलोनियल राइवलरी। और ये सबसे ज़्यादा तो ब्रिटेन एंड फ्रांस में थी। और जब हम यहाँ पे कहते हैं ना कि इंडिया में लड़ी गई, तो ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में ही लड़ी गई। कौन सी? एंग्लो कर्नाटिक वॉर, जिसमें पहली वॉर होती है 1740 में और आखिरी वॉर 1760s में ख़त्म हो जाती है। और आप ध्यान से देखोगे तो यही तो पीरियड है ना 1763, और यहाँ पे लास्ट वॉर कब हो रही है? 1760s में। तो यही सेम चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप 7 Years War लिखोगे तो आपको लिखना होगा क्या, कि इंडिया में जब ये लड़ी गई तो हमने इसको पढ़ा है इन मॉडर्न हिस्ट्री एज एंग्लो कर्नाटिक वॉर। एंग्लो कर्नाटिक वॉर, हमने इसको इस हेडिंग के नीचे पढ़ा था। आगे देखते हैं। क्वेस्ट फॉर ट्रेड सुप्रीमेसी, यहाँ पे कह रहे हैं कि कंट्रोल ओवर लुक्रेटिव ट्रेड रूट्स एंड कॉलोनियल मार्केट्स ड्रोव द कॉन्फ्लिक्ट। तो अब यहाँ पे ये था कि जो ट्रेड रूट्स थे, है ना, वहाँ पे ये लोग अपनी शिप खड़ी कर देते थे और टैक्सेस लेते थे। तो फिर दोनों कॉलोनियल पावर्स में फाइट होती थी, और जो पावर जीतेगी उसकी शिप वहाँ पे खड़ी होगी और वो जो पूरी की पूरे रीजन की ट्रेड को कंट्रोल करेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे कह रहे हैं डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट। द डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन ऑफ 1756 रीशेप्ड अलाइंसेस, ब्रिटेन अलाइड विद पर्शिया एंड फ्रांस अलाइड विद ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रांस बेसिकली ना इस समय तक 1756 से पहले एक बैलेंस ऑफ पावर थी। ना फ्रांस इतना स्ट्रांग था कि ग्रेट ब्रिटेन को मार सके, ना पर्शिया इतना स्ट्रांग था कि वो ऑस्ट्रिया को तंग कर सके, और एंड वाइस वर्सा। लेकिन फिर क्या होता है, इन दोनों के बीच में अलाइंसेस हो जाते हैं, कि फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया के बीच में एंड ग्रेट ब्रिटेन एंड पर्शिया के बीच में। तो अब क्या होगा कि ये एक बड़ी पावर बन गई और ये एक बड़ी पावर बन गई, और अब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगी। और इनका सिंपल सा होगा कि भाई हमको यूरोप और दुनिया का ठेकेदार बनना है। ठीक है। लेकिन बनेगा कौन? इन दी एंड वी विल सी कि कौन बनेगा। अभी बस नाम बता देता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन, मैंने कभी कहा ना इंडस्ट्री के लिए, तो उसके लिए इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है रॉ मटेरियल, या फिर आप कह लीजिए कि प्रेशियस मेटल्स, ताकि उसे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पुश कर सके। ब्रिटेन्स इमर्जिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ एंड मैरिटाइम पावर थ्रेटेंड फ्रेंच कॉलोनियल इंटरेस्ट। अब ये कह रहे हैं कि रीजनल ट्रिगर क्या था? अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी। दे सॉट वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इनटू फ्रेंच हेल्ड टेरिटरीज। तो ब्रिट यहाँ पे मैंने एक मैप भी रखा हुआ है, ये मैप आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या था ना कि ब्रिटेन जनरली कोस्ट के आसपास थी पहले। ठीक है। ब्रिटेन जो थी वो पहले कोस्ट के आसपास थी, यहाँ पे इस तरफ। ठीक है। फिर क्या होता है, बाकी ये जो पूरा एरिया ये फ्रेंच का था। तो ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन कहता है कि हमको अंदर की तरफ जाना है ताकि हम अमेरिका की और रिसोर्सेज को ले लें। इस समय अमेरिका जो था वो एक कॉलोनी थी, तो यहाँ से ये लोग एडवांस करते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से जो फ्रेंच होता है वो रेसिस्टेंस देने की कोशिश करते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है।
यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज सॉट वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इनटू फ्रेंच हेल्ड टेरिटरीज। आगे देखिए, करेबियन रीजन में क्या था, कंपटीशन ओवर प्रॉफिटेबल शुगर प्लांटेशन। तो जो करेबियन ये वाला रीजन था ना, ये वाला रीजन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, तो यहाँ पर ये वाले रीजन में शुगर बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन है, पूरे दिन बारिश होगी और अंधा शुगर केन यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। तो अब भाई शुगर तो एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हर किसी को अच्छी लगती है। तो शुगर की ट्रेड जो होती थी उस समय पे बहुत हाई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हाईली ल्यूक्रेटिव थी और बहुत पैसा मिलता था। तो इसीलिए यहाँ पे इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए लड़ाई हुई, क्यूबा को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद वेस्ट अफ्रीका में लड़ाई होती है। तो यहाँ पे बोला है, ब्रिटिश अटैक द फ्रेंच ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ सेनेगल फॉर रिसोर्सेज लाइक गम। तो अगर मैं देखूँ दिखाऊँ आपको, तो मान लीजिए कि ये हमारा अफ्रीका है। तो ब्रिटेन क्या, और हमें पता है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो ब्रिटेन यहाँ से अपनी शिप्स को लेकर आया और यहाँ से अपनी शिप को रखा और यहाँ पे खड़ी कर दी इन्होंने अपनी शिप, और सेनेगल पे कैनन से हमला कर दिया। और सेनेगल उस समय किसके कंट्रोल में था, फ्रांस के कंट्रोल में था। तो इसीलिए हमने देखा कि इन लोगों ने क्या करा, वेस्ट वेस्ट अफ्रीका में भी ब्रिटेन जो थी उसने फ्रेंच को चैलेंज करा। इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एस्केलेटेड, स्पेशली थ्रू प्रॉक्सीज लाइक बैटल ऑफ प्लासे एंड बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश जो थी वो ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, ज़्यादा आई वुड से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश में हुआ क्या, काउंडी लाली था और वहाँ से ब्रिटिश फोर्सेस थी, ठीक है, और इन लोगों ने पौंडीचेरी पे हमला कर दिया, ब्रिटिशर्स ने चारों तरफ से पौंडीचेरी को घेर लिया और फिर उसके बाद इसकी सारी रिसोर्सेज को काट दिया, पौंडीचेरी के फोर्ट को। और काउंडी लाली ने फिर सरेंडर कर दिया। काउंडी लाली फिर वापस ब्रिटेन जाता है, फिर उसको गुलिटन कर देते हैं, मतलब उसका गला काट देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसने फ्रेंच टेरिटरी को मतलब बिना लड़े ही गिव अप कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो ये स्टोरी है 1760 में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको आगे एक मेंटल मैप बनाना है। नॉर्थ अमेरिका की बात आएगी तो हम कहेंगे कि ब्रिटिश एडवांस कर रहा है इन द फ्रेंच टेरिटरी। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम वेस्ट अफ्रीका की बात करेंगे या अफ्रीका की बात करेंगे, तो आप कहोगे कि ब्रिटिश सेनेगल के ऊपर हमला कर रहा है, जो कि फ्रेंच टेरिटरी। आप देख रहे हो हर जगह पे ब्रिटिश ही बदतमीजी कर रहा है, क्यों? क्योंकि हर वो कंट्री जिसके पास शक्ति है वो बदतमीजी करती है। जैसे आज हमने देखा, यूएसए ने भाई वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया उसके घर से। मतलब वो एक सॉवरेन कंट्री है, समझ रहे हो, फ्री कंट्री है, और वहाँ के आप प्रेसिडेंट को आप उठा लो, है ना। वैसे ही अभी ईरान में भी कुछ करेगी, थोड़ा दिन रुको तुम, है ना। तो वैसे करके कि उस समय जो ठेकेदार था, जो मेन था वो ब्रिटेन था, तो वो बदतमीजी करता था। आज यूएसए है तो वो बदतमीजी करता है, इंडिया के साथ भी करता ही है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन्होंने फ्रेंच सिटी ऑफ पौंडीचेरी जो है उसके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, फ्रेंच सिटी पे हमला कर दिया और उसको, मतलब उसकी सारी रिसोर्सेज को काट दिया। और फिर इवेंचुअली उन लोगों ने, क्योंकि भुखमरी फैल गई, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब 7 ईयर्स वॉर का मेन रीज़न कौन था, ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन क्यों था, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे एडवांस चल रहा था, सबसे आगे था। इसी के साथ साथ नेवल सुप्रेमेसी थी ब्रिटेन के पास। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो उनकी कंट्री में जो राजशाही थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी। जब जबकि यहाँ पे अगर आप फ्रांस में देखोगे तो बहुत ज़्यादा करप्शन थी, लेकिन ब्रिटेन में जो रॉयल फैमिली थी काफ़ी स्टेबल, मतलब लीडरशिप काफ़ी स्टेबल थी। तो ब्रिटेन को लगा कि हम बेसिकली ग्लोबल पावर बन सकते हैं, और ग्लोबल पावर तभी बनेंगे जब बाकी सारी पावर जो कि कंटेंट कर रही है उनको हम मार के पीछे करें। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप में क्या होता है। बैटल बिटवीन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड रशिया, बैटल ऑफ रॉशबैक, एंड फिर उसके बाद कोनरड्रॉर्फ। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, इतना डीप में नहीं जाना। भारत के लिए वॉन्डिवॉश याद रखना। नॉर्थ अमेरिका में बैटल ऑफ क्वेबेक याद रखना। ठीक है, जो क्यूबेक है वो आज भी, मतलब जैसे जैसे JNK के पास स्पेशल स्टेटस था ना इंडिया में, वैसा कनाडा के पास स्पेशल स्टेटस है। तो क्यूबेक में फ्रेंच जो पॉपुलेशन है या फिर फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, चलिए, वॉज क्रूशल टर्निंग पॉइंट इन 7 ईयर्स वॉर लीडिंग टू ब्रिटिश कंट्रोल ओवर कनाडा। तो ब्रिटिश ने क्या किया, कनाडा पे कंट्रोल कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 7 ईयर्स वॉर से पहले ब्रिटिश कहाँ तक थे, ब्रिटिश बस यहाँ तक थे भाई, पीछे पीछे ब्रिटिश यहाँ तक थे 7 ईयर्स वॉर के पहले, और बाकी येलो वाला रीजन फ्रांस का था। उसके बाद इन लोगों ने पूरा कनाडा को हथिया लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया, चलिए बढ़िया है। अब बात आती है कि हुआ क्या, जब इतनी फाइट होगी तो उसके बाद क्या होगा, ट्रीटी होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है वॉर कंक्लूडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद होता है टेरिटोरियल रीअलाइनमेंट होंगे,
एंड री इन्फोर्सिंग ग्रेट ब्रिटेन स्टेटस एज अ लीडिंग ग्लोबल पावर। तो इसने ग्रेट, तो मतलब ये जो 7 ईयर्स वॉर है हमको क्यों पढ़ना है भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहली चीज़ इसका इंडिया पे इम्पैक्ट था। इसी के साथ साथ इसने स्थापित कर दिया कि ब्रिटेन जो है आने वाले 100 साल तक या 200 साल तक, अब जो ब्रिटेन है वो दुनिया का सभ्य सालार होगा, कि वो होगा जो कि बताएगा कि दुनिया में क्या होगा। तो ब्रिटेन बिकेम दी डोमिनेटिंग पावर इन दी वर्ल्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या होता है। फ्रेंच, इट लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल इट्स टेरिटरी इन नॉर्थ अमेरिका, सीडेड कनाडा एंड ऑल टेरिटरीज टू द ईस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर टू ब्रिटेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं मिसिसिपी रिवर बनाऊँ तो मिसिसिपी रिवर यहाँ पे मैप में तो नहीं दिख रही, हाँ ये रही, ये वाली। तो ये बेसिकली अगर आप मान के चलो तो ये ऐसे मान लो कि ये मिसिसिपी रिवर और उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इतना पूरा रीजन जो होगा ये ब्रिटेन का होगा, ठीक है। ये पूरा रीजन किसका होगा? ये पूरा ब्रिटेन का। आप कहोगे इस तरफ क्यों नहीं हमला कर रहे? अरे यूरोप इस तरफ है ना, इस तरफ क्या करेंगे जाके? यूरोप का इधर से जाना होगा तो ऐसे घूम के आना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कौन सी कोस्ट को हथियाने की कोशिश करी है हमेशा पावर्स ने? ईस्ट कोस्ट को, क्योंकि इस तरफ ही यूरोप है, यहाँ पे यूरोप स्टार्ट हो जाता है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन का गेन क्या था, उसको कनाडा मिल गया, उसको फ्लोरिडा मिल गया। फ्लोरिडा ये वाला है भाई, ये वाला रीजन। इसी के साथ साथ उसको क्यूबा का कंट्रोल मिल गया। तो यहाँ पे लिखा है कि जो स्पेन थी उसने सीडेड फ्लोरिडा टू ब्रिटेन, ल्यूसियाना एंड रिसीव्ड ल्यूसियाना फ्रॉम फ्रांस। तो ये देखो, ये स्पेन को मिल गया ये वाला एरिया। इसी के साथ साथ फ्रांस रिटेन्ड फ्यू स्मॉल कैरेबियन आइलैंड्स, लाइक यहाँ पे लिखा है गुआ डेलोप एंड मार्टिनिक, ये फ्रांस के पास मिल गए। फिशिंग राइट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड, ये फ्रांस को मिल गया, चलेगा। इट्स ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। आपको बस ये याद रखना है कि ब्रिटिश जो थी उसने कंट्रोल कर लिया कनाडा को, नंबर वन। ब्रिटिश को क्या मिला? आपको बस ये लिखना है कि ब्रिटिश को मिलता है कनाडा, और ब्रिटिश जो है वो एक लीडिंग पावर बन के इमर्ज होता है ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स ऑफ 18th सेंचुरी। बस इतना लिख दिया, आपका काम खत्म। इतनी डेप्थ में तो लिख भी नहीं पाएगा भाई, एग्जाम में 150 पे 150 वर्ड्स के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट ये था कि टेरिटोरियल ट्रांसफ़र हमने अभी देखा है ना, अभी हमने देखा कि टेरिटोरियल ट्रांसफ़र था। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो यूरोपियन पावर थी उनमें इकोनॉमिक वीकनिंग हो गई, और इसलिए क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज डेप्थ में चली गई। लेकिन ब्रिटेन जो थी वो एक डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर की तरह इमर्ज होती है, और वहाँ पर आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड पैक्स ब्रिटानिका ये स्टार्ट होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव यहाँ पे पड़नी शुरू हो चुकी है ना। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1800s में ब्रिटेन को अलग ही लेवल पर पहुंचा देगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन। तो वॉर हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन, चाहे वो नेटिव अमेरिकन हो, है ना, उनको उन लोगों ने खदेड़ दिया वहाँ से। एंड विद ब्रिटिश एंड फ्रेंच फेस्ड लैंड डिपोजिशन डिस डिस्पोजिशन, कल्चरल अपहीवल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो नॉर्थ अमेरिका की नेटिव पॉपुलेशन थी उनको खदेड़ दिया, और उनके सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये आगे चल के आप क्या देखोगे, अब मतलब ठीक है, बाकी तो ठीक है, एस्केलेटिंग टेंशन, कि हाँ मतलब ग्रेट ब्रिटेन जो होगा, अमेरिकन कॉलोनीज और फ्रांस, अब मतलब बेसिकली फ्रांस जो है वो भी मतलब अपने उसमें आ चुका है कि हमको बदला लेना है हमारी ह्यूमिलेटिंग डिफीट का। इट्स ओके। शिफ्ट इन ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, वही सेम चीज़ बार बार लिखी है कि ग्रेट ब्रिटेन की पोजीशन एज अ प्री एमिनेंट ग्लोबल पावर आई, इट इज़ ऑल दैट इज़ ओके। अब हमको ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या था। इम्पैक्ट ये था कि हमने देखा ना भाई, ये जो वॉर थी कब ख़त्म हुई, दिस वॉर एंडेड इन 1763। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 1763 में ये वॉर कंप्लीट होती है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये ब्रिटिश की टेरिटरी बन चुकी है, लेकिन वो जो लोग हैं वो खुश नहीं है ब्रिटिश की टेरिटरी बन के। तो दिस विल लीड टू अमेरिकन रेवोल्यूशन, दिस विल लीड टू अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि इस वॉर का एक स्पिल ओवर इफेक्ट था इंडिया पे इन द फॉर्म ऑफ एंग्लो कर्नाटिक वॉर। इसी के साथ साथ ये जो वॉर थी ये इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि अब तक जो ब्रिटिश थे ना वो मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, या फिर पूरा यूरोप मर्केंटाइलिज्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक जगह से, जैसे मान लो कि ये मेरी होम कंट्री है, HC लिख लेते हैं, ये मान लीजिए कॉलोनी, कॉलोनी कह लो, या आप कह लो कि हाँ ठीक है कॉलोनी कह लो, या फिर थर्ड वर्ल्ड कोई नेशन कह लो। ये कहते थे कि हम यहाँ जाएंगे
और यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, तो RM लिख लेता हूँ, और यहाँ पे फिनिश गुड्स को बेचेंगे, फिनिश गुड्स को बेचेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा जो वहाँ की वेल्थ है वो हमारी कंट्री की तरफ फ्लो होगी। ये मर्केंटाइलिज्म का फंडा था। अब यहाँ से ब्रिटेन ने जो शिफ्ट ला दी वो क्या थी, कि ये हमारी कॉलोनी भी होगी और ये हमारी टेरिटोरियल पावर भी होगी। मतलब हम इसकी इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी तीनों को कंट्रोल करेंगे और हम यहाँ पे अपना राज स्थापित करेंगे। समझ रहे हो? अब इससे क्या होगा, ये बेसिकली आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, आपको सोशली सोशली मतलब आपके बेसिकली दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे, है ना। और बेसिकली अब ये टेरिटरी को गवर्न करेंगे, क्योंकि अगर कहीं पे आप जाओगे और आप एक कंपनी हो तो आपको लोकल लॉज के हिसाब से लोकल रूलर के सामने झुकना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हम क्यों झुके, जैसे मान लीजिए कि जब ये इंडिया में आए तो इनको नवाब ऑफ बंगाल के सामने झुकना पड़ेगा ना, जो वो बोलेगा वैसे ट्रेड होगी। इन्होंने क्या किया, 1757 और 1764, है ना, 1764 में इन लोगों ने क्या किया, बैटल ऑफ बक्सर करके, बैटल ऑफ बक्सर करके इन लोगों ने हटा ही दिया उसको कि ये तू भाड़ में जा, है ना, यू गो टू हेल, वी आर गोइंग टू रूल बंगाल। और इन्होंने डबल गवर्नमेंट या फिर शैडो गवर्नमेंट बनाई बंगाल में, और बंगाल इनकी जागीर बन गया। अब इनको किसी से नहीं पूछना बंगाल में कैसी ट्रेड होगी, क्या ट्रेड होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो 7 ईयर्स वॉर था, इसमें यूरोपियन पावर्स को ये लेसन मिला कि इफ़ वी कैन कंट्रोल द अ कॉलोनी एज अ टेरिटोरियल, मतलब बेसिकली इफ़ वी कैन कंट्रोल अ कॉलोनीज टेरिटरी, इट इज़ ईजी टू एक्सप्लॉइट इट। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हुआ, मर्केंटाइलिज्म से जो फोकस था वो किस पे चला गया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे। अगर आप मुझसे पूछो जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है वो क्या थी, वो ये थी कि 7 ईयर्स वॉर के बाद मर्केंटाइलिज्म का जो ग्लोबल फिनोमिना था, जहाँ पे ये था कि पूरे ग्लोब से आप रॉ मटेरियल लाओ और पूरे फिर ग्लोब को आप फिनिश प्रोडक्ट बेचो, और जो डिफरेंस इन दोनों के पैसे में होगा उतना वेल्थ आपके देश में आएगा। वहाँ से ये हो गया कि भाई उस कंट्री के पूरे टेरिटरी को ही कब्जा लो, वो उस कंट्री के राजा बन जाओ, और उस कंट्री को मन चाही मर्जी से एक्सप्लॉइट करो, और यही इन लोगों ने इंडिया में करा। ठीक है, चलिए। अब हमने ये भी देखा कि लोग तो खुश नहीं हैं इनसे 1763 में, चलो ठीक है, तो इन लोगों ने 1763 में कर लिया 7 ईयर्स वॉर से। इन लोगों ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो अमेरिका था उसको इन लोगों ने हथिया लिया, और अपने और स्पेन के बीच में पूरा अमेरिका को बांट लिया। फैंटास्टिक, वेरी गुड। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अगले आने वाले 10 साल में जो यहाँ के नेटिव्स, मतलब जो यहाँ पे बस गए लोग, है ना, जो अमेरिकन यहाँ पे बसे हुए हैं, वो कहते हैं कि अब हम खुश नहीं हैं ब्रिटिश रूल से, क्योंकि ये फालतू के लॉज लेकर आ रहे हैं और ये हमको स्टाइफल कर रहे हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे ये पृष्ठभूमि शुरू हो जाएगी किसकी, ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, जो कि चलेगा 1765 से 1773। 1763 में 7 ईयर वॉर ख़त्म होती है ना, 1765 63 में 7 ईयर वॉर कंप्लीट होती है। 2 साल के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बोलेगा कि हमको चाहिए इंडिपेंडेंस।